It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 की। जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है और वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो आर्टिकल 12 भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टेट कौन सी एजेंसीज़ और अथॉरिटीज़ को कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये बताया कि स्टेट किसे कहते हैं। तो आगे जाके आर्टिकल 13 भी जो है वो लॉ डिफाइन करता है। और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कुछ लॉज थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी कुछ लेजिस्लेशंस बने उनका स्टेटस क्या है, वो आर्टिकल 13 में हमको अभी देखना है। तो आर्टिकल 13 में हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर, और क्लॉज 3 डिफाइंस द टर्म लॉ। तो लॉ जो डिफाइन करता है उसको भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल 13 का टाइटल ही है कि लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी लेजिस्लेशंस है, लॉज है, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या ये है, उसको हमें देखना है आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution shall be void to the extent to which they are inconsistent with the provisions of part 3 of the constitution। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले जितने भी सारे लेजिस्लेशंस थे और वो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते थे तो उतना ही पार्ट जो है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। आर्टिकल 13 in fact provides for the judicial review of all legislations in India, past as well as future, and this power has been conferred on the High Courts and Supreme Court of India under Article 2 to 6 and 32। तो जो भी legislations है, जितने सारे legislations है, उसका judicial review के जो powers हैं, वो powers Constitution ने under Article 2 to 6 के तहत High Court को और Article 32 के तहत Supreme Court को दिए हैं। So which can declare a law unconstitutional if it is inconsistent with any of the provisions of part 3 of the Constitution। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लेजिस्लेशंस पार्ट 3 के अगेंस्ट है, तो उसको वो इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इस जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? तो हम बहुत सुनते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ कोर्ट्स टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव एक्ट्स। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब जितने भी लेजिस्लेशंस बनते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना, दैट इज़ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव एक्ट्स विच फॉल विद इन देयर नॉर्मल जुरिस्डिक्शन टू एनफोर्स एंड पावर टू रिफ्यूज एनफोर्स सच एज दे फाइंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेंस वॉइड। तो उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखना काम जो है वो जुडिशियल रिव्यू में आता है। सो जुडिशियल रिव्यू इज़ द इम्पोजिशन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट ऑन द लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक तरह से एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट है, एक चेक है, बैलेंस है, रिस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के, कि वो एक आर्बिट्ररीली कोई भी लेजिस्लेशंस जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है उसको ना बना सके। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज फॉर द फर्स्ट टाइम propounded by the Supreme Court of America in the historic case of Marbury versus Madison। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला कंसेप्ट है वो अमेरिका का जो कोर्ट है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क केस है मैरबरी वर्सेस मैडिसन, उसमें इसके जुडिशियल रिव्यू को इवॉल्व किया था। So in the Indian Constitution there is an express provision for judicial review, and in this sense it is on a more solid footing than it is in America। So Indian Constitution में it is expressly provided regarding the judicial review in its jurisdiction of the Supreme Court।
कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें इसको एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सप्रेसली बताया गया है। एंड इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रो 1952 में पतंजलि शास्त्री जो जज थे, चीफ जस्टिस, observed that our constitution contains express provision for judicial review of legislation as to its conformity with the constitution, unlike in America where the Supreme Court has assumed extensive powers of reviewing legislative acts under cover of widely interpreted due process clause in 5th and 14th amendments। तो पतंजलि शास्त्री उस टाइम के चीफ जस्टिस थे 1952 में। तो ये जो जजमेंट था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रो, उसमें बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने बताया था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 5th और 14th अमेंडमेंट में जो जुडिशियल रिव्यू को इम्प्लाइडली बताया है, जैसे ड्यू प्रोसेस क्लॉज के तहत, तो उससे बेहतर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एक्सप्रेसली बताया गया है। एंड इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट। सो देन द कोर्ट्स इन दिस कंट्री फेस अप such important and none too easy task. So it is not of any desire to tilt at legislative authority and a crusader spirit। अब हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जैसे आर्टिकल 13 डील करता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। सो एग्जिस्टिंग लॉज, क्लॉज फर्स्ट डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जिस्टिंग लॉज, दैट इज लॉज which were in force at the time of the commencement of the constitution। So clause 3b gives an inclusive definition of laws in force। In applying the rule embodied in clause 1, the following principles of interpretation should be noted। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3b में लॉ का डेफिनेशन बताया है कि लॉ मतलब क्या है। जैसे हमने आर्टिकल 12 को देखा कि स्टेट मतलब क्या है, तो इसके कुछ वो डॉक्ट्रिन्स बताए गए सुप्रीम कोर्ट ने। सो जैसे जैसे उनके सामने केसेस आते गए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ, what is the status of laws which infringe the fundamental right before the constitution and after the constitution, तो ये सब केसेस जैसे आए तो उन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व किए। सो नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स हैव नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ऑल inconsistent existing laws therefore become void only from the commencement of the constitution। एक्ट्स डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है फ्रॉम द बैक डेटेड जिसे हम कहते हैं उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। सो जितने भी सारे लेजिस्लेशंस लॉज है, अगर वो पार्ट 3 के अगेंस्ट है, उसको कॉन्ट्रावीन करते हैं, उसको इमीडिएटली उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। सो इन परस्यूएंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ विच आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन become void because of inconsistency with the fundamental right। So जैसे वो inconsistent है fundamental rights को, तो वो they become immediately declared as void। और एक लैंडमार्क जजमेंट है इन केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 हैड नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा। The article did not have the effect of rendering the laws which existed on the date of the commencement of the constitution void ab initio for all purposes if they were inconsistent with fundamental rights। So void ab initio ये concept, ये term हमने contract में भी सुना है। void ab initio means void from the beginning। तो जितने भी सारे legislations हैं वो अगर fundamental rights के against है, part 3 के against है, तो उसको from the beginning इसको void declare किया जाएगा। द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, ये एक रूल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। आर्टिकल 13 डज नॉट मेक एन एंटायर एक्ट इनऑपरेटिव, सो इट मेक्स इनऑपरेटिव ओनली सच प्रोविजंस ऑफ इट एज आर इनकंसिस्टेंट विथ और वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सेवरेबिलिटी का मतलब है उसको सेपरेट करना। अगर किसी लेजिस्लेशन में अगर कोई प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राविन करती है या इनकंसिस्टेंट है, तो पूरा जो लेजिस्लेशन है पूरा एक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जो भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको ही वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब उसको सेपरेट करके वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है।
So in State of Bombay versus FN Balsara 1951, 8 sections of the Bombay Prohibition Act 1949 were held ultra virus on ground that they infringe the fundamental rights of the citizens. तो ये जो एक्ट था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के 8 सेक्शंस जो थे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते थे एंड माइनस द इनवैलिड प्रोविजंस इट वाज अलाउड टू स्टैंड. तो जो 8 सेक्शंस थे उसको माइनस करके जो रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन था उसको वैलिड डिक्लेयर किया. द कोर्ट सेड द डिसीजन डिक्लेयरिंग सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू बी इनवैलिड डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट एज इट रिमेन्स. तो बाकी के एक्ट को इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाने वाले प्रोविजंस है उसको सेपरेट किया जा सकता है, उसे सेपरेट करना चाहिए. इसलिए इसे रूल ऑफ सेपरेबिलिटी या रूल ऑफ सेवरेबिलिटी भी कहते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया था. एन एग्जिस्टिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, मतलब जो भी सारे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस है अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है बिकम्स इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इक्लिप्स मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से उसको इनऑपरेटिव बताया जाएगा. इज़ नॉट डेड ऑल टुगेदर, तो उसको डेड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता. इट इज़ ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन डॉर्मेंट बट इट इज़ नॉट डेड. डॉर्मेंट मतलब वो स्लीपिंग कंडीशन में रहेंगे, वो एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उसको पूरी तरह डेड नहीं डिक्लेयर किया जाता, तो उसको इनऑपरेटिव डिक्लेयर किया जाता है. सो इट इज़ ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए इसको इक्लिप्स कहते हैं. सो इन भिकाजी नारायण ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 में ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था और ये डॉक्ट्रिन उस वक्त इवॉल्व किया था. It is a good law if a question arises for determination of rights and obligations incurred before the commencement of constitution and also for the determination of rights of persons who have not been given fundamental rights by the constitution. So आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए थे कि एक गुड ट्रेडिशन है, गुड लॉ है कि जो भी प्रोविजंस फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावेन करते हैं आप उसे ही सिर्फ वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन एन एग्जिस्टिंग लॉ दैट इज अ लॉ मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इक्लिप्स्ड और डॉर्मेंट. इक्लिप्स या डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग कंडीशन में उसे रखा जा सकता है टू द एक्सटेंट इट कम्स अंडर द शैडो ऑफ फंडामेंटल राइट. पूरा लेजिस्लेशन नहीं बल्कि जितना पार्ट फंडामेंटल राइट को वो कॉन्ट्रावेन करता है उतना ही उसको ओवरशैडोड किया जा सकता है. That is consistent with it, but eclipsed or dormant parts become operative and effective again if the prohibition brought about by the fundamental right is removed by an amendment of the constitution. तो उसको बाद में फिर ज़िंदा किया जा सकता है अगर अमेंडमेंट के तहत तो जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी है फंडामेंटल राइट के खिलाफ अगर वो इनकन्सिस्टेंसी रिमूव करता है लेजिस्लेचर तो वो फिर से ज़िंदा होके ऑपरेटिव हो सकता है. So the Supreme Court decision in Bhikaji Narayan Dhakras versus State of MP is a good illustration of the application of this rule. So इसलिए मैंने कहा कि एक लैंडमार्क जजमेंट है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP कि कैसे हम जो लेजिस्लेशंस है फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाने वाले इसको फिर से ऑपरेटिव कर सकते हैं. तो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट जो जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं. अब देखते हैं क्लॉज 2 आर्टिकल 13 का. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड. पहले तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले जो लेजिस्लेशंस थे उनका क्या स्टेटस है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देखा. अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 बताता है कि स्टेट में किसी भी हालत में ऐसे लेजिस्लेशंस नहीं बनाने चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं. अगर स्टेट ऐसे कुछ लेजिस्लेशंस बनाता है सो दे विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड अप टू दैट एक्सटेंट. मतलब जितना पार्ट इनकन्सिस्टेंट है, जितना पार्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है उतना ही पार्ट वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. फ्यूचर लॉज क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 रिलेट्स टू फ्यूचर लॉज दैट इज लॉज मेड आफ्टर द
commencement of the constitution, the state is prohibited from making any law which takes away or abridges any of the rights conferred by part third. सो फ्यूचर लेजिस्लेशंस जो भी हैं, तो फ्यूचर लेजिस्लेशंस को भी ये अप्लाई होता है. अ लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज 2 shall to the extent of contravention be void. State of Gujarat versus Ambika Mills Limited में एक question was raised whether a law which takes away or abridges the fundamental right of citizens under Article 19(1)(f. अब ये 19(1)(f) जो पहले right to property हुआ करता था, अब 44th amendment के बाद उसको निकाला गया, लेकिन इस केस में क्वेश्चन था that it would be void just as pre-constitutional law taking away or abridging the fundamental rights under Article 19 remained operative after the Constitution came into force as regards non-citizens. So citizens और non-citizens के बीच में इसको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था कि non-citizens के अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं. So also post constitutional law funding Article 19 remained operative as against non-citizens, and because it was not in contravention of law as their fundamental rights. So test of infringement of fundamental right. अब ये fundamental right infringe होते हैं, मतलब क्या होते हैं, इसका एक valid test क्या है. So under the Constitution, protection against impairment of the guarantee of fundamental right is determined by the nature of right, the interest of the aggrieved party and the degree of harm resulting from the state action. So जितने भी सारे state actions है या जितने भी सारे state legislations है, वो अगर fundamental right को inconsistent है, वो contravene करते हैं, तो then definitely वो एक टेस्ट जो है वो वैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट इन आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, एक आर.सी. कूपर का लैंडमार्क केस है, was of the view that the theory that the object and form of state action determine the extent of protection which the aggrieved party may claim was not consistent with the constitutional scheme. तो जो भी सारे state actions है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है या पार्ट थर्ड के ख़िलाफ़ है, तो वो वॉइड है. जहाँ पे भी पार्टीज़ का जो क्लेम है वो सफ़र होता है तो. एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विच एम्स एट अफोर्डिंग द इंडिविजुअल एंड द फुलेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ हिज बेसिक राइट्स. सो जो भी जितने सारे बेसिक राइट्स है वो अगर अफेक्ट होते हैं, देन डेफिनेटली वो जो टेस्ट है उसको वैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है. ये आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1970 के जजमेंट में दिया था. फिर बाद में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. वेवर का मतलब है ये गिव अप, छोड़ना. सो एक क्वेश्चन है कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स वेव कर सकते हैं. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको वैलिड डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर अलाउज टू द सिटीजन्स टू वेव देयर फंडामेंटल राइट्स. तो हम कोई भी फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं कर सकते. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है. सो इन बशेश्वरनाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959, सो फर्स्ट टाइम इट वाज द क्वेश्चन दैट वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड और नॉट इन बशेश्वरनाथ. वेदर फंडामेंटल राइट मे बी वेव्ड बाय द पर्सन हु हैज़ इट. Supreme Court held that it was not open to a citizen to waive any of the fundamental rights conferred by Part 3rd of the Constitution. So Supreme Court ने expressly कहा कि किसी भी citizen को अपने fundamental rights waive करने की authority या अधिकार नहीं है. So Part 3rd के S.K. दास जस्टिस डिसेंटेड, तो उस डिसीजन को अपोज करते हुए S.K. दास जो जज थे उन्होंने इसको डिसेंट किया और कहा कि ऑन द analogy of the US Constitution that where a right or privilege guaranteed by the Constitution inheres in the individual and is primarily intended for his benefit, it can be waived. तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स को वेव करने का राइट दिया जाना चाहिए, प्रोवाइडेड सच वेवर इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ एंड डज नॉट कॉन्ट्रावीन पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक मॉरल्स. तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है इसको इस दो ग्राउंड पे अप्लाई करना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक मॉरल्स को वो अपोज नहीं होने चाहिए.
डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर जो है वो उसको हम 2-3 केसेस के इस पे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो मारुति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो, पी रतिनाम हो, ज्ञानकौर हो, जहाँ पे वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, ये क्वेश्चन डिसाइड हुआ था फाइनली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। फिर बाद में अरुणा शानबाग का भी केस आया, उसमें भी जो मर्सी पिटिशन एथेंशिया के लिए फाइल की थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 आपको जीने का राइट देता है तो आपको मरने का राइट नहीं है। तो क्लॉज 3 इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अ डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया है। सो जैसे हम लॉ जानते हैं कि लॉ merely is not the act of parliament, but article 13 provides a comprehensive and wide definition of law. ये क्या कहता है? includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India and the force of law. तो कोई भी ऑर्डिनेंस जैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं, ऑर्डर्स of the authorities or orders of the executives, bylaws which are the supplementary to the legislation, rules, regulations, notifications, customs, usages having in the territory of law and having the force of law. Those customs and usages not are against the public. So laws in force includes law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. So laws in force मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी जो लॉज बने हैं विच आर मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोवाइडेड वो रिपील नहीं होने चाहिए. So notwithstanding that any such law or any part thereof may not then in operation either at all or in particular areas. So आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 एक इम्पॉर्टेंट है. जैसे हमने आर्टिकल 12 देखा था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ है. सो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 डिफाइंस द टर्म्स लॉ एंड लॉज इन फोर्स. सो दिस डेफिनेशन इज एन्यूमरेटिव रादर देन सब्सटेंटिव and it mentions some of the normal forms in which the law finds its expression. So understood, the definition mentions the following as included in the expression law. So एक enumerative definition है rather than the substantive. And the statutory law, this may be made either directly by the legislature or by other subordinate authorities under the delegated lawmaking powers. So statutory laws जैसे various statutes होते हैं, statutes enacted by Maharashtra, statutes enacted by other states, statutes enacted by units, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ जैसे वो लॉज बनाती हैं. सो दैट इज़ द स्टैट्यूटरी लॉज अंडर देयर लॉ मेकिंग पावर्स. सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपीयर्स अंडर वेरियस नेम्स, रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, बाय लॉज मेंशन इन क्लॉज 3. सो जो भी नोटिफिकेशंस है, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डिनेंसेस है, so all these are the part of the delegated legislation. Custom जिसे हम law कहते हैं, custom and usage having the force of law in Dashrath Rao versus State of Andhra Pradesh 1961. Even if there was a custom which has been recognized by law, that custom must yield to a fundamental right. So जो custom law ने recognize किया है, that custom is also fundamental right. That custom, but personal laws such as Hindu law, Muslim law are not included within the expression. Further, the court has observed that religious beliefs, customs and practices based upon the religious faith and scriptures cannot be treated to be void. So जितने भी सारे religious beliefs है, जो भी वो हमारे beliefs और customs और religious practices पे based है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता. In Vishwalochन Madan versus Union of India 2014, fatwa, a form of adjudication in Islam, does not have a force of law. फतवा जो एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक फरमान जैसे निकाला जाता है, उसको कस्टम का बेसिस नहीं और उसको not having the force of law and cannot be enforced by any process using coercive method. लास्ट क्लॉज है आर्टिकल 13 का, क्लॉज 4.
Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. So Article 13 सब क्लॉज 4 का रिलेशन Article 368 से है, जहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स दिए हैं. So in Shankari Prasad versus Union of India 1951, so first time this question was raised in this case, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट भी है. The first Amendment Act 1951, which amended the fundamental rights guaranteed under the Constitution, was challenged on the ground that since the amendment had the effect of abridging the fundamental rights, it was not a valid law within the meaning of Clause 2 of Article 13. So जो लॉ का डेफिनेशन है या आर्टिकल 13 है, उसके अंदर उसका हम इंक्लूजन नहीं कर सकते. Supreme Court rejected the contention and held that word law in clause 2 did not include a law. In clause 2 must be taken to mean rules or regulations made in exercise of ordinary legislative power, with the result that Article 13 did not affect the amendment to the Constitution. So एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का इस केस में, दैट वेदर अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 इज़ अ लॉ और नॉट. फिर बाद में आता है शंकरी प्रसाद के बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सुप्रीम कोर्ट बाय 6-5 मेजॉरिटी held that the word law in clause 2 of article 13 included amendments to the constitution. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा शंकरी प्रसाद को डिफ़र करते हुए सज्जन सिंह और गोलकनाथ के केस में कहा कि यस, क्लॉज 2 जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 एंड कॉन्सिक्वेंटली इफ एन अमेंडमेंट अब्रिज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, और टुक अवे फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडिंग एक्ट इटसेल्फ वाज वॉइड. अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राविन करता है तो वो वॉइड है. एंड अल्ट्रा वायरस सब्सिक्वेंटली एक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. सो इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी या बेसिक डॉक्ट्रिन थ्योरी प्रपोंड की गई. द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द गोलकनाथ केस यूनानिमसली. गोलकनाथ केस को ओवर रूल्ड किया गया and held that Constitution 24th Amendment Act 1971, which inserted clause 4 in Article 13 and clause 3 in Article 368 was valid. तो 368 के तहत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के राइट्स है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता. तो दोस्तों ये था आर्टिकल 13, जिसमें 4 क्लॉज है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड फाइनली डेफिनेशन ऑफ लॉ, और उसका रिलेशन जो है आर्टिकल 368 से है. तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आर्टिकल के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. गुड बाय.